सत्ता में सबसे पहली खबर बागेश्वर वाले बाबा की, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र वाली आग में अपने बयानों की आहुति से उसे बड़ा मुद्दा बना दिया। जो पर्ची निकालकर किसी का इतिहास भूगोल सब बता देते हैं, जिनके कथित चमत्कार इन दिनों हर टीवी चैनल की हेडलाइंस हैं। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ बाबा बागेश्वर नहीं है, उनका भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग भी है। इस भाई को आपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में देखा होगा, बाबा बागेश्वर के साथ आयोजनों और अनुष्ठानों में देखा होगा, गेरुआ वस्त्र धारण किए बाबा के साथ बैठे हुए देखा होगा। लेकिन अब इसी भाई का एक ऐसा कारनामा देखिए जो बाबा बागेश्वर के लिए नई मुसीबत बन गया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में शालिग्राम गर्ग के मुंह में सिगरेट है, हाथ में कट्टा है और जुबान से गालियों की धारा प्रवाह डिलीवरी हो रही है। दावा है कि शालिग्राम गर्ग ने 11 फरवरी को छतरपुर के गड़ा गांव में एक दलित परिवार के घर शादी में जबरदस्त बवाल किया, जिसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे जिसमें उनका भाई ही खुलेआम कट्टा लहरा दे, किसी के घर में घुसकर मारपीट करे। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब बाबा इतने चमत्कारी हैं तो वो कोई चमत्कार अपने दबंग भाई पर क्यों नहीं करते। फिलहाल इस पूरे विवाद पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है, पहले उसे देखिए, जिसमें एक्शन है, रिएक्शन है और बाबा बागेश्वर के लिए टेंशन ही टेंशन है। नहीं रात गई थी बागेश्वर महाराज के गढ़ाए सो बिटिया वाले कछु न कहो खाना पीना का स्वागत होगा पहले, फिर सीधो खाना बुला दो बरात, खाना खाओ दो 5 मिनट बनने, फिर हम और लगे तो हम खाने लगे। सुजल बाबू गाय बुझ गए कर गंदी मारपीट भी करने लगो, हथियार भी ले तो और दारू पी गया गैर भी तो हन के दारू पिए तो 2 लड़का संगे दोगे और फिर बिटिया वाले घर गो, बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो। अपराध होता है, कोई भी व्यक्ति करे, किसी के भी परिवार से करे, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन पीछे हट रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इस वीडियो के समय की घटना दिनांक की पुष्टि की जा रही है, जांच की जा रही है। इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा हो उसमें वैधानिक कार्रवाई। तो बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम गर्ग का कथित वायरल वीडियो और उत्पात आपने देख लिया, लेकिन अब समझिए कि सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग पर आरोप क्या हैं। आरोपों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन था जिसमें 121 गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन किया गया था। पीड़ित परिवार से बेटी की शादी इसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने के लिए कहा गया था, लेकिन परिवार ने बागेश्वर धाम में बेटी की शादी कराने से इनकार कर दिया। दावा है इसी के बाद सौरभ गर्ग ने नाराज होकर शादी समारोह में पहुंचकर बवाल किया, मारपीट की, अपशब्द बोले और एक शख्स पर पिस्टल तक तान दी। अब इस मामले ने बाबा बागेश्वर के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि जब पीड़ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनके भाई के कारनामे पर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना किसी का नाम लिए जो कुछ कहा उसे ध्यान से सुनिए। हर विषय को जरूरी नहीं आप हमसे जोड़ें। कई विषय ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं रहता। हम अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने यज्ञ में, साधु सेवा में मस्त रहते हैं। हमें ये पता है कि वो नाम अगर बागेश्वर धाम बालाजी से दिया जाए तो लोग देखते हैं कि आखिर क्या है बाबा, अब कौन सा फदाल कर दिया है। लेकिन उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता। कई सालों की सन्यासी बाबा की तपस्या, इन संतों की जो भाव है उस पर दाग लगने लगता है। एक दिन के आपके ना हमारा होते हुए उस चीज को दिखाने से हमें और कोई आत्मग्लानि नहीं, ना तो ये आत्मग्लानि है कि आप हमारा विरोध कर रहे,
ना हमें विचलितता होती है भगवान की, ये हम पर बड़ी कृपा है। लेकिन दुख ये होता है कि हमारे संतों का अपमान और संतों के प्रति और सनातन के प्रति अश्रद्धा ना हो। हम बालाजी भगवान की चरणों की शपथ खाकर कहते हैं हम अपने प्राण त्याग देंगे, पर कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचे देखना पड़े। तो ये वही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इनके बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ किया जा रहा है, लेकिन खुद इनके भाई का एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद बाबा बागेश्वर के सवाल भी उनसे पूछा जा रहा है। सवाल ये कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। वैसे हाल ही में मैंने खुद भी बाबा बागेश्वर से हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल किया था। सुनिए उन्होंने तब क्या कहा था। आपके बारे में सुना और देखा, आप एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियां फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण-कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है। सत्ता में अब बात समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए समान अधिकार वाले कानून की, जिसकी चर्चा तो खूब होती है लेकिन वो लागू नहीं हो पाता, और अब एक बार फिर से उसको लागू करने की बात शुरू हुई है। इस बार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है। कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अमित शाह ने यूसीसी का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलवाया। अनुच्छेद 370 और 35A को भी उखाड़कर फेंक दिया। अब बीजेपी सरकारें समान नागरिक संहिता बनाने के लिए काम कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के संभावित ऐलान से करीब एक साल पहले अमित शाह के इस बयान का क्या मतलब है, इस पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, वो आपके सामने रखें। उससे पहले अमित शाह के बयान को सुन लीजिए। मुझे बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो कोल्हापुर वालों, सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे। कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35A को उखाड़कर फेंक दिया। तो अमित शाह के इस बयान पर अब रिएक्शन शुरू हो गए। कांग्रेस कह रही है ये शिगुफा है, बीजेपी कह रही है जो कहते हैं वो करते हैं, तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उनके अधिकार कोई छीन नहीं सकता। हर 2-3 साल में अमित शाह जी एक शिगुफा छोड़ते हैं। एक पहले भी छोड़ा था CAA NRC, क्या हुआ? नियम बने उसके? नहीं बने ना। तो ये शिगुफे छोड़ते रहेंगे। 2018 में इन्हीं की लॉ कमीशन ने इसको ठुकराया है, तब क्यों नहीं बोले? भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार UCC के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। मोदी की सरकार काम करती है और काम करके दिखाती है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमान डर थोड़ी रहा है कि मुसलमान डर रहा है उससे। तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ है। अमित शाह और बीजेपी जो कर रहा है वो संविधान होने के समय जो अंडरस्टैंडिंग था उसको खिलाफ कर रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद इस राजनीतिक और धार्मिक रिएक्शन इस पर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आपको इन बयानों के आधार पर अपना मत बनाने से पहले कॉमन सिविल कोड के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आपके लिए हमने इसका पूरा एक डिटेल कुंजी तैयार की है, जिससे आप आसान शब्दों में इसके हर पहलू को समझ पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से होगा क्या। अभी देश में धर्म और परंपरा के नाम पर समुदायों में अलग नियम कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के पर सभी के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति बंटवारे के नियम एक होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता रहेगी। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून का नक्शा है। अब हम आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाते हैं जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। आखिर क्यों एक देश एक कानून की मांग हो रही है? क्योंकि अभी नियम और कानून अलग अलग हैं। जैसे हिंदू कोड बिल के मुताबिक एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 4 शादी तक करने की इजाजत देता है। हिंदू धर्म में पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना आईपीसी की धारा 494 के हिसाब से अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शादीशुदा मर्द की दूसरी शादी आपराधिक कदम नहीं मानी जाती। इसी तरह हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक आखिरी वक्त तक साथ रहने वाला ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। हिंदू कोड बिल के मुताबिक किसी विधवा या तलाकशुदा महिला को संपत्ति में हक मिलेगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो कहा वो बात बीजेपी की ओर से पहली बार नहीं कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक राजनीतिक यात्रा है। 1980 में बीजेपी की स्थापना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा रहा। बीजेपी ने हमेशा यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। 1998 से 2004 तक सत्ता में रहने पर भी बीजेपी इसे लागू नहीं करा पाई। 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं कर पाई। कई बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया। तो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिएक्ट भी किया। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने का ताकतवर हथियार है। साल 2025 में और अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें तो क्या फैसले आएंगे ये तो देखेंगे, 2024 की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर हम आपको बताएं तो कोर्ट ने इससे पहले भी एक बड़ा बयान दिया था, और उस बयान में कोर्ट ने क्या कहा था ये भी आपको बता देते हैं। उस बयान में भी कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था उसमें असमंजस की स्थिति है, यूसीसी लागू क्यों नहीं किया जा सकता, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं हुई। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूसीसी पर कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। ऐसी नागरिक संहिता हो तो सब पर लागू। तो सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, संविधान निर्माताओं में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी 2 दिसंबर 1948 को कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि धर्म को इतने अधिकार क्यों दिए जाएं कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर ले। समान अधिकारों पर संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि देश के हर नागरिक के अधिकार एक समान है, और अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सर्वोपरि नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यूसीसी पर सिर्फ बयानबाजी हो रही हो, इस पर कई राज्यों में कागजी एक्शन भी शुरू हो गया है। गोवा में यूसीसी पहले से लागू है, गुजरात में यूसीसी पर कमेटी का गठन की बात हो रही है, उत्तराखंड में यूसीसी पर कमेटी गठित कर दी गई है, मध्य प्रदेश में कमेटी गठन का ऐलान हो चुका है, कर्नाटक में इसे लागू करने पर चर्चा हो रही है। तो किन किन राज्यों में यूसीसी लागू है वो भी देख लीजिए। अगर हम बात करें राज्यों की बात हम जब कर रहे थे तो देश की बात कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि वो जगह जहां पर
वो देश जो कि सिर्फ एक कानून के हिसाब से एक राष्ट्र एक कानून का पालन कर रहे हैं। इसमें अमेरिका है, जिसमें ज़्यादातर राज्यों में एक ही तरीके का कानून लागू है धर्म को लेकर के। फ्रांस है, सूडान है, इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, तुर्की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इजिप्ट, ये तमाम देश हैं जहां एक राष्ट्र एक कानून है। वैसे बीजेपी के 3 कोर मुद्दे रहे हैं: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया जा चुका है, लेकिन देश में समान नागरिक संहिता अभी तक नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमित शाह ने अपना दांव चल दिया। सत्ता में अब वो खबर जिसे TV9 भारतवर्ष पर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। यूपी के MSME मंत्री राकेश सचान को 2012 में जो 72 प्लॉट मिले थे, उन्होंने वो 72 प्लॉट अब वापस सरेंडर करने का फैसला किया है। इसके लिए उनकी संस्था की तरफ से उद्योग विभाग को चिट्ठी भी भेज दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उन्हें 72 प्लॉट होने की जानकारी नहीं थी। वो इस जमीन पर स्कूल खोलना चाहते थे, पर अब उन्होंने सभी प्लॉट वापस करने का फैसला किया है। 12 मार्च को उद्योग बंधु की बैठक में इस पर फैसला होगा। 11 साल पहले यानी 2012 में उन्हें फतेहपुर जिले में 72 प्लॉट मिले थे। तब वो समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। राकेश सचान ने इन प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं कराया। TV9 पर खबर दिखाने के बाद योगी सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। हम बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर राजधानी पटना में 2 दिनों तक गोलीबारी होती रही। बिहार के पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 26 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस के सामने 50 राउंड से ज्यादा गोलीबारी होती रही। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, पर मैरिज हॉल, कार, बाइक्स में आग लगा दी गई। पूरा इलाका गुंडों के कब्जे में चला गया, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मौके पर जा सके। ये खबर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां पार्किंग विवाद और आपसी रंजिश के कारण जेटुली गांव में लगातार दूसरे दिन बेरोक टोक फायरिंग हुई। पुलिस की तो हिम्मत नहीं हुई कि वो फायरिंग वाले इलाके में जाए, लेकिन खबर रिपोर्ट करने के लिए TV9 के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन मौके पर पहुंचे तो बदमाशों और दबंगों ने हमारी टीम पर हमला कर दिया। हैरान करने वाली बात है, जो हमारे रिपोर्टर रुपेश कुमार और उनके कैमरामैन पर जब हमला हो रहा था तो पुलिस खड़ी हुई थी, मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। स्थिति ये थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। तो TV9 की टीम पर यह हमला उस समय हुआ जब आज सुबह 9 बजे हमारे रिपोर्टर रुपेश कुमार जेठुली गांव में पहुंचे थे, जहां कल से आज तक अपराधियों का तांडव चल रहा है। जैसे ही उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की, बदमाशों ने गालियां देनी शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी और कैमरा तोड़कर गंगा नदी में फेंक दिया। देखिए, बिल्कुल जेठुली गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए रात से लेकर के अभी तक लोगों का ना गुस्सा थमा है, ना ही आगजमी थमी है। लोगों से भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन TV9 भारतवर्ष उस जगह पर है जहाँ पर चारों तरफ आक्रोशित गुस्साए हुए लोग हैं। ये गैस गोदाम है, गैस गोदाम को भी आग के हवाले कर दिया गया है। लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ से, ये देखिए, अरे निकल रहा रुको, तो देखिए ये हालत है। तो देखिए ये, अरे रुको। जिस वक्त TV9 के रिपोर्टर रुपेश कुमार पर हमला हो रहा था, पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी थी, हाथों में डंडा लेकर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी। कैमरा तोड़े जाने के बावजूद रुपेश कुमार ने इन पुलिस वालों से सवाल पूछा, लेकिन उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। देखिए ये हालत है। आओ मारो, आओ मारो, मारो। और ये देखिए, ये देखिए इन लोगों को, ये क्या हुआ है? आप लोगों को लकवा मार गया है क्या? क्या हुआ है आप लोगों को? लोग मार रहे हैं यहाँ पर। देखिए किस तरह से आग लगी हुई है, लोग पत्थर। क्या हुआ है आप लोगों को? कोई बताएगा क्या हुआ है? क्या हुआ? ये डंडे क्यों हैं? ये क्यों गन दिया गया है आपको? है ये देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से क्या हालत है। फिर से एक पत्थर मुझे लगा है और शायद देखिए मेरी ठोड़ी फट गई है। मेरी ठोड़ी फट गई है यहाँ पर। मैं आपको दिखलाता हूँ किस तरीके से। हमले के बावजूद रुपेश कुमार साहसिक पत्रकारिता करते रहे। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी और घटनास्थल की एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाते रहे। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कैसे जेठुली गांव में धुएं का गुबार उठ रहा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और घर में खड़ी कारों को आज भी आग के हवाले किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से, जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, मेरे कैमरे छीन लिए गए। मेरे और मेरे सहयोगी के साथ, कुणाल के साथ इतनी बेतरह मारपीट की गई है जिसका बयां करना मुश्किल है। लेकिन शायद यहां पर
बयां करने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप देखिए समीर, इस धुएं के गुबार को देखिए, इस उठते हुए काले धुएं को देखिए। क्या ये काला धुआं उस डीजीपी तक नहीं पहुंच रहा है जो ये कह रहे हैं कि आप अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाएंगे। आज अपराधी आपको दौड़ाएंगे, ये अक्षरशः सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आग लगी हुई है, दबंग अपराधी उपद्रवी एक गांव को पूरी तरह से कब्जे में किए हुए हैं और पुलिस यहां पर दौड़ रही है, भाग रही है, तमाशा देख रही है। समीर ये आग देखिए, 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 ये आग देखिए, ये आग देखिए समीर ये आग देखिए, ये आग देखिए, आग तो देखिए समीर, ये आग देखिए, समीर ये आग देखिए, क्या हुआ है समीर, ये आग देखिए, ये देखिए, ये आग देखिए, क्या हुआ, ये आग देखिए, ये आग देखिए, अरे ये आग तो देखिए, अरे ये आग तो देखिए, ये आग देखिए। तो जिस राज्य में पुलिस के सामने लोगों को मारा जाए, आग लगाई जाए और पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रहे, वो राज्य सरकार के भरोसे नहीं होता, वो भगवान भरोसे ही कहा जाएगा।